नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। हैदराबाद और उन्नाव कांड के बाद देश में एक नई बहस की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले हैदराबाद में पुलिस ने जिस प्रकार से इनकाउंटर किया आरोपियों को, तो ये कहा गया कि इंसाफ मिल गया है। उसके बाद चीफ जस्टिस की टिप्पणी भी सामने आ गई कि बदले की भावना से की गई कार्रवाई कभी भी इंसाफ नहीं हो सकता, क्योंकि कानून सम्मत तरीके से ही हम किसी निष्कर्ष पे नतीजे पे पहुंच सकते हैं। उन्नाव कांड को भी लेकर कुछ ऐसे ही बातें निकलकर सामने आ रही है। पुलिस अपना काम करती, जुडिशल प्रोसेस के तहत ये कार्रवाई होती, लेकिन ऐसे ऐसे बयान, ऐसे ऐसे चर्चे होने लगे हैं कि ये कहा जा सकता है कि ये जो पूरी बहस है ये अपना अर्थ खो चुकी है या फिर बिल्कुल लीक से हट करके भटक गई है, एक तरह से कह सकते हैं। दरअसल एक पत्रकार ने टिप्पणी की, चूँकि उन्नाव के बारे में सभी जानते हैं कि जो पीड़ित परिवार है और जो आरोपी परिवार है, चूँकि आरोपी परिवार ब्राह्मण समाज से आता है, तो एक पत्रकार ने टिप्पणी कर दी कि जो सभी ब्राह्मण हैं वो इसी प्रकार से हैं और जो भी द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी जैसे लोग होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। और ये कहा जाने लगा कि ब्राह्मणों को फांसी दे दो। ये किस प्रकार का तर्क है, ये कैसा तर्क है, या क्यों कहें कि ये कुतर्क नहीं तो और क्या है, इस पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ रूम में हमारे साथी यहाँ सभी मौजूद हैं। सबसे पहले हम आप ही से जानना चाहेंगे, ये बताएं कि ये जो तर्क दिया जा रहा है, मान लीजिए कि एक आरोपी कोई परिवार है, किसी न किसी जाति विशेष से उसका संबंध होगा ही, तो इस तरह की बात कहना ये कहाँ तक उचित है? देखिए, एक आदमी पूरे समुदाय को तो उसका नेतृत्व तो करता नहीं है, वो उसको रिप्रेजेंट तो नहीं करता। तो ये कह देना कि एक आदमी जो ब्राह्मण जाति से है, ब्राह्मण समुदाय से है, तो इसका मतलब पूरा ब्राह्मण समुदाय ही खराब हो गया। देखिए, ये तो किसी छोटी सोच वाले आदमी का ही स्टेटमेंट होगा जो ये कहता हो कि पूरे ब्राह्मणों को फांसी दे दो। नहीं, लेकिन उनका तो तर्क है कि ब्राह्मण समाज को दिशा देता आया है, शुरू से मार्गदर्शक रहा है। लेकिन इस तरह की बातें, अब कोई ब्राह्मण अगर किसी को जलाने लगे, वो रेप में शामिल हो जाए, इसलिए उनका तर्क है कि फांसी दे दो, या फिर सब लोग ऐसे ही हैं? देखो, जो इस तरीके का काम कर रहा है, जो जला रहा है या रेप कर रहा है, जो इस तरीके का जघन्य अपराध कर रहा है, मैं नहीं समझता कि वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण है ही नहीं। मैं यहाँ ब्राह्मण, आपका राजपूत या आपके जाट, ओबीसी, एससी, एसटी, मैं इस पर नहीं जा रहा। जो भी कोई भी ऐसा काम करता है वो एक दानव है, राक्षस है, वो आदमी है ही नहीं। जब वो आदमी नहीं है तो कहाँ से वो ब्राह्मण हो गया? कहाँ? एक और बताइए, अच्छा, इस प्रकार की जो मानसिकता आती है लोगों के भीतर कि किसी एक केस विशेष को लेकर, एक परिस्थिति विशेष को लेकर पूरे समुदाय पर इस तरह की टिप्पणी कर दी जाए और आहत कर दिया जाए, ये क्या है? और वो भी एक पत्रकार की तरफ से बात आई है सामने। देखिए, मुझे लगता है कि वो पत्रकार भी एक अपनी अलग सोच लेके चल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब मायावती जी अब सत्ता में आई थी या उससे आने से पहले उन्होंने एक अपना स्लोगन दिया था, तिलक, तराजू, तलवार, ये सब जूते के यार। तो ये एक सोच को दर्शाता है कि उनकी सोच क्या है, हाई कास्ट के लिए सोच क्या है। अरे, हाई कास्ट हो या आपकी शेड्यूल कास्ट हो या कोई भी कास्ट हो, आदमी जो गलत है वो गलत है, वो किसी कास्ट से बिलोंग नहीं करता है। एक आदमी के लिए आप पूरे समुदाय को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ में हूँ। चलिए, विद्याशंकर तिवारी जी हैं, आप ये बताएं कि हमारे समाज की भावनाएं क्या इतनी अनियंत्रित हो गई है, या यूं कहें कि हमारा जो नियंत्रण है, हम भावनाओं से नियंत्रित होने लगे हैं? किस प्रकार की अनाप शनाप पर टिप्पणी होने लगी है? जुडिशियल प्रोसेस से भरोसा खत्म होते जा रहा है, इसको इंसाफ कहा जा रहा है, कोई ब्राह्मणों पर कटाक्ष कर रहा है, आरोप लगा रहा है, ये हो क्या रहा है? इसे आपने दो सवाल पूछे हैं। एक तो जो हैदराबाद के परिप्रेक्ष्य में आपने पूछा है, इंस्टेंट जस्टिस की बात हो रही है, जो गोली मार दी गई, वो तो मैं कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, वो होना नहीं चाहिए। कभी भी जो चीफ जस्टिस ने बोला है उस पर वो एकदम सही बोला है। होना क्या चाहिए कि हमारे सिस्टम में ऐसा किया जाए कि ऐसे मामलों का निपटारा हर हाल में विदिन 6 मंथ हो जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के हमारे पास आंकड़े हैं, वो आंकड़ा ये बताता है कि सिर्फ 30% ऐसे मामले हैं जो 1 से 3 साल में डिसाइड होते हैं, बाकी अवधि 10 साल 15 साल फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ये जो राजनीतिज्ञ हैं ना, वो राजनीति कर रहे हैं, वो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी चीज़ों को किया जाता है राजनीति में, ठीक है। तो जो पब्लिक है वो इमोशनल हो जा रही है, आक्रोशित होने के साथ साथ इमोशनल हो जा रही है। तो वो असल चीज़ की डिमांड नहीं कर रही है कि सिस्टम को ठीक करो। जब थाने में कोई महिला जाए तो सम्मान के साथ उसको सुना जाए, इसकी डिमांड नहीं हो रही है। इनको फांसी दो, इनको गोली मारो, यहाँ पे हम भटक जा रहे हैं।
इसकी ज़रूरत नहीं है, सिस्टम सुधारने की जगह ज़रूरत है, एक बात। दूसरी बात, ये जो दो तरह के समाज में लोग हैं, एक तो ये है कि जो जिसको ब्राह्मणवाद या मनुवाद के नाम से कहा जाता है, जिसके सिर पे ये तमगा लगा हुआ है कि इन्होंने सिस्टम को बनाया, उसमें ऊंच नीच सवर्ण और ओबीसी वगैरह वगैरह व्यवस्था बनाई। तो एक वो वर्ग है जो वास्तव में शोषित चला आ रहा है सदियों से, और दूसरा वो वर्ग है तथाकथित प्रगतिशील वर्ग, जिसको कि ब्राह्मणों को लेकर के दिमाग में कीड़ा है और वो अपने को प्रगतिशील कहलाने के लिए ब्राह्मणों को गाली देता है। ब्राह्मण को जितना ज़्यादा आप गाली देंगे, एक वर्ग है सर, उतना ही प्रगतिशील कहे जाएंगे। तो जिस भी पत्रकार ने कहा है वो उसी सोच को का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कभी भी अपराध में ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी, दलित ये नहीं हो सकता। सिर्फ एक अपराधी या आरोपी होगा और अपराध होगा, ठीक है। अपराध की कोई जाति नहीं होती है। अब यहाँ जाति बनाने की कोशिश की जा रही है, ये भी असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। ये तथाकथित प्रगतिशील लोग असल मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। बहस किस चीज़ पे होनी चाहिए? बहस इस बात पे होनी चाहिए थी कि हैदराबाद और उन्नाव के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ भी हो रहा है, भाई योगी सरकार को तो इस बात का जवाब देना पड़ेगा ना कि 2 थानों की पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी और 156(3) के तहत वो मुकदमा दर्ज हुआ था। तो बहस इस पे होनी चाहिए ना। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो द्विवेदी है कि चतुर्वेदी है कि ठाकुर है कि ओबीसी, इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ये बताएं, ये जो बहस की शुरुआत हुई है, जो टिप्पणी की जा रही है, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश, हमारा समाज वर्ण व्यवस्था से नहीं चल रहा। संविधान द्वारा प्रदत्त जो नियम है, जो अधिकार हैं, उसके द्वारा समाज संचालित है, देश संचालित है। तो वर्ण व्यवस्था के जो अधिकारी रहे हैं, यूं कहें कि जो शीर्ष पे कभी ब्राह्मण रहा है, उसकी बार बार जिक्र करना, उसको आहत करना, इसका क्या मतलब बनता है? वो उनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन है। इस बात को समझिए, मैं कहा ना कि 2 वर्ग है। एक वो वर्ग है जो सदियों से वास्तव में शोषित हुआ है, मतलब वो वर्ग गांव में आज भी मिलेगा जिसने गोबर का गेहूं निकाल करके छान करके उसको खाया है, ठीक है, और वो सवर्णों से शोषित हुआ है, उसका फ्रस्ट्रेशन समझ में आ रहा है। लेकिन वो वर्ग जो उसी वर्ग से आता है और गाली दे रहा है, इसका मतलब कि वो उसे चर्चे में रहने का शौक है, तथाकथित प्रगतिशील कहलाना शौक है, और अंदर से निकलेगा कुछ वो और, ठीक है। वो पत्रकारों का, साहित्यकारों का एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। प्रगतिशील कहलाने के लिए उसका दोहरा चेहरा, जिसको हिपोक्रेट बोला जाता है। यानी मंदिरों में ब्राह्मणों के चरण छूता है, पूजा पाठ कराता है और सार्वजनिक तौर पे आलोचना करता है। छठ पे जाएगा तो दौरा लेके जाएगा, वहां पे जाएगा और कहेगा कि ये अंधविश्वास है, ठीक है। अरे भाई, तो तुम भी तो अंधविश्वासी हुए, तुम किसको सिखा रहे हो? पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो। चलिए आदर्श, आप बताएं कि ये जो मानसिकता हम देख रहे हैं, कहाँ असल मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, कहाँ जुडिशल सिस्टम की बात होनी चाहिए थी, सिस्टम कैसे ठीक हो, जैसा कि सर ने जिक्र किया, उसकी बात होनी चाहिए थी। तो दिशा को मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और वो भी एक पत्रकार द्वारा। और पूरा हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ये जो पूरा मसला है, ये ट्रेंड कर रहा है। जी, हालांकि अगर आप पिछले कुछ समय से ट्विटर को देख रहे होंगे बारीकी से, तो ट्विटर पर एक वो तबका तैयार हुआ है जो जाति को लेकर विमर्श करता है, रोज़ाना कुछ ना कुछ जाति केंद्रित मुद्दों को ट्रेंड कराता है। और जो लोग अभी नज़र डाल रहे होंगे पिछले 6-8 महीने में ट्विटर पे, ऐसे लोग लगातार एक्टिव हैं जो इस खास मामले में जिस पत्रकार की आप बात कर रहे हैं, उनके बयान को अगर मैं नहीं समझता बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका बयान भी शायद इसी ट्रेंडिंग के जिस तरीके से ट्रेंड्स हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने शायद चर्चा बटोरने के लिए कहा हो। लेकिन बात सिर्फ इतनी सामान्य से नहीं है कि अगर आरोपी की जाति अगर आप देखेंगे, नहीं, सवाल ये है कि जो वो सवाल उठा रहे हैं और जिस बात की चर्चा हो रही है कि ब्राह्मणों को फांसी दे दो, ब्राह्मण तो आतताई है, उनके कहने का मतलब है, त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी जैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ये क्या दर्शाता है? क्योंकि देखिए, एक परिवार अगर आरोपी है, वो भी अभी दोषी अदालतों में सिद्ध होगा, वो बात का मसला है। लेकिन अब इस तरह की बात करें तो क्या आप भी मानते हैं कि सच में क्या ब्राह्मण वाकई आतताई हैं कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो जाए? भारत में जातिवाद है, ये एक तथ्य है, इससे तो मैं भी इनकार नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता आप भी इनकार कर पाएंगे। जाति के आधार पर समाज में कुछ लोग दबंग होते हैं, जाति के आधार पर समाज में कुछ लोगों का शोषण होता है, ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। ब्राह्मण कभी दबंग नहीं होता, ब्राह्मण कभी दबंग नहीं है ऐसा। ब्राह्मण दबंगों का पूजनीय होता है, तो जो दबंग होते हैं वो ब्राह्मण से पूछ के कुछ भी करते हैं। ब्राह्मण सही के साथ जाता है।
ब्राह्मण अब हमेशा देखिए, सही देखिए, करता है, ये ब्राह्मण आपको शिक्षा देता है। ये भी एक जातीय दंभ है। नहीं, अगर आप अगर अगर ब्राह्मण के ऊपर एक प्रश्न मार्क लगा रहे हाँ, हो, ठीक है, तो अगर ब्राह्मण वो उसी वर्ण ब्राह्मण- व्यवस्था का जनक ब्राह्मण है ना, जो शिक्षा जब- देता है कि वर्ण की व्यवस्था ऐसे चलती है। किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में जो कोई ब्राह्मण होता है, कोई शिक्षक होता है, क्या वो जाति देखकर पढ़ाता है? क्या बिल्कुल नहीं पढ़ाता ना, वो जाति देखकर। किसी भी जाति का स्टूडेंट हो वो उसको नहीं, तो पढ़ाता इसमें है। ब्राह्मण की बात ही कहाँ से आ गई? अगर आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो आपने समाज बोला को कि दिशा देता है। ब्राह्मण सिर्फ ऊंची जाति वालों को नमन करता है, तो ये गलत बात है कहना। ब्राह्मणों को इस सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मणों को पूजनीय माना जाता है, नहीं तो देखिए आदर्श एक मिनट, जहां तक आपने जिक्र किया कि ब्राह्मण पूजनीय है, तो सिर्फ वो ऊंची जातियों का पूजनीय नहीं है। हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को देखें तो हर वर्ग वर्ण व्यवस्था में वो पूजनीय है। तो सवाल तो मेरा ये है कि क्या ब्राह्मण वाकई इतना शोषक आतताई हो गया है आज के संदर्भ में भी, जबकि हमारा देश पूरी तरह से कानून द्वारा संचालित है, पुलिस है, व्यवस्था है, पूरा सिस्टम बना हुआ है, और फिर भी ब्राह्मणों को निशाने पर लेना? नहीं, ये तो एक मामले में इन्होंने भले ही, मैं समझता हूं कि हम थोड़ी बड़ी तस्वीर पर थोड़ी बात करें। इसी बहाने मैं उन पत्रकार महोदय के बयान का समर्थन नहीं करता। ये उनका निजी विचार है और मुझे लगता भी नहीं कि इतना सार्थक विचार है कि इस पे बहस की जाए। लेकिन ये एक बहस का विषय तो होना ही चाहिए कि जो रेप के मामले हैं या अपराध के मामले हैं, उसमें अगर विक्टिम जो है वो कमज़ोर जातियों से आता है, वंचित तबके से आता है, और जो क्राइम करने वाले लोग हैं वो समाज के उस दबंग तबके से आते हैं, या यूँ कहिए कि प्रतिष्ठित और अमीर तबकों से आते हैं, जातीय तौर पर जो जिन्हें आप बड़ी जातियां कहते हैं उनसे आते हैं, उनके खिलाफ इस तरीके। ये बताएं, आप जो ये बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जातिवाद है, आप क्या जातियों में इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं? एक तरफ पीड़ित पक्ष को पूरी तरह से दलित में बांट दे रहे हैं, एक पक्ष खड़ा हो गया, और दूसरी तरफ ब्राह्मण को खड़ा करके और कह रहे हैं कि अगड़ी जातियां हो गई। आप ये क्यों नहीं कहते कि एक आरोपी है और एक पीड़ित है? बस, ना कोई ब्राह्मण है और ना कोई दूसरा जाति का। काश कि इतना ब्लैक एंड वाइट होता। 2012 में मैं भी सड़कों पर था और ऐसा हम सबको लगा था कि दामिनी वाले मामले के बाद बहुत जल्द देश में नारी सुरक्षा को लेकर एक क्रांति हो जाएगी और समाज सुधर जाएगा। समाज नहीं सुधरा। दामिनी के मामले में भी आज तक उसके आरोपियों को फांसी के तख्ते पर नहीं लटकाया जा चुका है। नहीं, वो लटकेंगे बहुत जल्द, अब चूंकि कार्रवाई आगे बढ़ गई है। चलिए आप ये बताएं कि अभी जो ये बातें उठ रही हैं, क्या आपको लगता है कि सच में जो शुरू से परंपरा वर्ण व्यवस्था चली आ रही है, ब्राह्मण क्या बहुतायत में वाकई आतताई हैं कि किसी को कहने की आवश्यकता पड़ जाए एक केस को देखकर कि ब्राह्मण आतताई हैं? द्विवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, जितने ये टाइटल वाले लोग हैं, इन पे कार्रवाई करो या फांसी दे दो, ये ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, सुबह जब मैं काम कर रहा था तो मैंने देखा था, ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पर कि ब्राह्मणों को फांसी दो। सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं, जो कोई अपराध कर रहा है वो अपराधी होता है, न कि ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम। क्योंकि पहले जब कोई होता था तो सब पहले उसे धर्म में बांट देते थे। अब आ गया कि आप जाति में बांट रहे हैं, अब जाति के बाद भी आप गोत्र निकाल रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। अपराध का कोई धर्म, जाति, गोत्र नहीं होता। अपराध सिर्फ एक अपराधी करता है और कुछ नहीं। ऐसे में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, पत्रकार, जिसने बहुत सारे चैनलों को एक तरह से कहें दिशा दिया है, जिसने वो इस तरह की बात कहता है, तो उसके पीछे उसकी क्या मंशा हो सकती है? देखिए, अब उनके बयान से जो उन्होंने कहा है उससे ही आप लगा सकते हो कि वो कितनी छोटी मानसिकता के हो सकते हैं जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। जहां आप टीवी चैनलों में डिबेट करते हैं बड़ी बड़ी, आप इस तरह के बयान दे रहे हैं ब्राह्मणों को लेकर या किसी भी जाति को लेकर। आपने ये सीधा क्यों नहीं कहा ये अपराधी हैं और दोषियों को सजा मिले, पीड़िता को न्याय मिले? ये एक सबसे बड़ी बात है, न कि ये कहना कि ब्राह्मणों को फांसी दे दो। मैं मनोज एक बात बताना चाहता हूँ, कई लोग ऐसी घटनाओं की आड़ में खुद चर्चे में आने के लिए जानबूझ करके इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बहुत दिनों से वो चर्चे में नहीं है, ये भी एक मंशा हो सकती है कि ब्राह्मणों को गाली दे। दरअसल ब्राह्मणों को गाली देना एक फैशन बन गया है और उस फैशन में बहुत सारे लोग शामिल हैं, क्योंकि इसी बहाने वो चर्चे में रहते हैं। तो ये सब चर्चे में रहने के लिए किया जाता है। वैसे यदि और डीप में जाकर के हम एनालिसिस करेंगे, हालांकि अपने यहाँ वो है नहीं, तो ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है वो हर कोई ब्राह्मण है। यहाँ पे वाल्मीकि भी पूजे गए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे रविदास भी पूजे गए हैं। तो ये जो बातें कर रहे हैं ना, बहुत ही ओछी मानसिकता है और चर्चे में रहने के अलावा और कोई मतलब नहीं है। और असल इशू से ध्यान भटकाया जा रहा है। अदरवाइज हम लोग इस पे बहस नहीं कर रहे होते। हम लोग को कायदे से बहस किस पे करनी चाहिए कि पीड़िता के साथ सिस्टम कहाँ कहाँ फेल मारा। आज कैसे योगी सरकार जाग गई कि यहाँ पर पूरा अमला लगा हुआ था दिल्ली से, और उसको उन्नाव पहुँचाने में, उसको फैसिलिटी देने में, उसके लिए पैसा देने में सब कुछ लगा हुआ। लेकिन जब वो जीवित थी और न्याय मांग रही थी तो 2 थानों की पुलिस ने, दो जिलों के कप्तान ने उसको ऐसे ही टरका दिया। वो 156(3) में कोर्ट में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करा रही है। तो ये लोग ऐसे टिप्पणी करके असल मुद्दे से ध्यान भटका करके अपने को चर्चे में ये तो कहा जा सकता है, देखिए जैसे बलात्कार पे चर्चा होती है, बलात्कार का अर्थ ही होता है जबरदस्ती।
तो ये तो बलात् आप किसी का चरित्र हनन कर रहे हैं, एक वर्ग का, एक समाज का जो कि दोषी नहीं है। एक व्यक्ति दोषी हो सकता है, 2-4 लोग हो सकते हैं, लेकिन पूरी जो वर्ण व्यवस्था के तहत, हालांकि वर्ण व्यवस्था की बात भी हम नहीं कहेंगे जो कि पूरा सिस्टम में काम कर रहा है देश में, तब तो ये भी बलात् शब्द इसके ऐसे व्यक्तियों के लिए भी लगना चाहिए। बलात् सिर्फ सेक्सुअल मामलों में ही नहीं होता, या अगर जबरदस्ती आप किसी का चरित्र हनन करते हैं तो वहां भी ऐसे लोगों के लिए शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। चलिए आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे। जैसा कि वो पत्रकार जो हैं वो जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर जो टिप्पणी की है वो मैं उसको गलत मानूंगा, क्योंकि कोई भी जो आरोपी होता है वो उसकी कोई जात नहीं होती है। और जैसा तिवारी जी ने बताया कि वो चर्चा में रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच अगर हम ये चर्चा ना करें कि ब्राह्मण जो हैं वो मतलब सदियों से सालों से पूजनीय रहे हैं और दलितों को शोषित करते रहे हैं, मतलब छोटी जाति वालों को शोषित करते रहे हैं। अभी भी आप गाँव में जाएंगे या मतलब ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पे ब्राह्मणों की बहुत चलती है। वो अपनी दबंगई के आधार पर जो छोटी जाति के लोग होते हैं उनको उन पे शोषण करते हैं। और ये मतलब इसमें इस बात अच्छा ये बताएं कि ये तो कुछ बातें हो गई जो सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। अभी देखिए कि जैसे हम बताएं, देखिए आज के जमाने में ऐसा नहीं हो रहा है। आज के जमाने में देखो दलित क्या पढ़ नहीं रहा है, देखो नहीं, अगर आप बिल्कुल ही बहुत पुराने टाइम में चले जाएंगे तो ये चीज आप बोल सकते हैं। नए जमाने में सुनो नए जमाने में आज मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ और एक दलित है वो भी यहाँ मेरे साथ में बैठे हैं, मुझसे अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं, तो हम सब बराबर हैं। देखो आज की डेट में हम सब बराबर हैं। आप गांव में भी जाके देखिए, आप गांव में भी ऐसा नहीं हो रहा। देखिए जी आज की डेट में कानून ही ऐसे बन चुके हैं कि आप दलित को दलित नहीं कह सकते, तो आप क्या बात कर रहे हैं। अगर आप दलित को दलित कह दो कि आपको नॉन अवेलेबल आपको सजा हो जाएगी। और बताइए आप नहीं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने पे वाकई कानून है। दलित को दलित नहीं कह सकते तो आप कैसे कह सकते हैं ब्राह्मण करता है। आप गलत बोल रहे हैं। एक दलित की जगह जो होती है वो जमीन पर होती है, ब्राह्मण के घर पे। शहरों में स्थितियां बदली हैं, देखिए अगर एक गांव में एक किसान, कुछ कहना चाहता मैं ये कह रहा था कि ब्राह्मण देवता गांव में ब्राह्मणों का मोहल्ला जो होता है और जो दलितों का मोहल्ला होता है, कई बार उसमें इतना फासला होता है कि ब्राह्मणों के बच्चे देख भी नहीं पाते कि दलित किस स्थिति में रहते हैं, है ना। तो वो नज़र से बहुत दूर, आप गांव के किनारे में शुरुआत में उनकी ब्राह्मण एक और बात, आदर्श ये बताएं, ये पढ़ी पढ़ाई बातें हैं या वाकई की है भी ऐसा। आज भी आप खबरें कहाँ वही आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने ये खबर नहीं सुनी है? कितने दिन पहले सुनी थी कि एक दलित को शादी में घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया, गांव के दबंगों ने उतार दिया। अच्छा ये बताएं, ये खबरें तो आती हैं, पूरे देश की जनता खबरों को देखती सुनती है, आप जरा स्व अनुभव से बताइए, आप जहां से आते हैं, दिल्ली शहर में हम लोग रहते हैं, यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। जिस गांव से आप आते हैं, पश्चिम चंपारण से आते हैं शायद आप, पूर्वी चंपारण से आते हैं, मैं आता हूँ छपरा से, बिहार का ही एक जिला है। मेरे गांव में तो ऐसा कहीं नहीं है, पूरे छपरा जिले में मैं ढूंढता हूँ तो ऐसा कहीं नहीं मिलता। मेरे गांव में मुझको, अगर मैं बहुत कम रहा हूँ गांव में, लेकिन मैं बचपन की जो यादें हैं वो मुझको बहुत साफ तौर पे याद है कि कुछ बच्चे खेला करते थे। एक दादाजी थे जो बाबा जी जिन्हें हम कहा करते थे, ब्राह्मण थे, और हमारे साथ हर जाति के बच्चे खेला करते थे, क्योंकि बच्चे तो जाति देखकर खेलते नहीं हैं। वो जब आते थे तो डंडे से हमें भगाते थे, और उसके बाद जो है जो ब्राह्मण बच्चे थे, मुझको याद है, वो बताते थे कि यार हमें घर जाके दादी नहलाती है कि तुम किन किन लोगों के बच्चों के साथ खेलते हो। कितने टाइम पुरानी बात होगी, कितने साल हो गए आपको? ये देखिए जहाँ तक देखिए आदर्श एक मिनट देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत मशहूर एक पंक्ति है कि गम जिंदगी गम आशिकी, ना ये नया ना वो नया, कुछ ऐसा किस्सा सुनाइए ना कहा हुआ ना सुना हुआ। ये किस्से जो है ना हम लोग सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब मैं हकीकत में ढूंढता हूँ तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ भी ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप एक अच्छे संस्थान में काम करते हैं, आपको तो फिर भी नहीं मिलेगा आप ब्राह्मण हैं, और आपके साथ कोई भेदभाव क्यों करेगा? आपको तो आपकी दुगनी उम्र का आदमी आपका पांव छू लेगा गांव में। ये होता है कि नहीं गांव में? क्या गांव में ब्राह्मणों के बच्चों के साथ ये नहीं होता है कि उससे दुगनी उम्र? देखिए चलिए अब एक अगले सवाल पे मैं आ जाता हूं, चूंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि सर ने शुरू में जिक्र किया कि ब्राह्मण है कौन,
जो ब्रह्म को जानता है। और वैसे भी देखिए, वर्ण व्यवस्था की हम चाहे लाख आलोचना कर लें, सतही तौर पे हम लाख आलोचना कर लें, लेकिन जब गहरे उतरेंगे तो वर्ण व्यवस्था की बहुत ही वैज्ञानिक परिकल्पना हमारे देश में रही है। ब्राह्मण का मतलब वो है जो ब्रह्म को जानता है, और ब्रह्म को जानने वालों के लिए किसी में भेदभाव और छुआछूत रह ही नहीं जाता। जो ब्रह्म ही को जान गया उसके लिए कौन बड़ा कौन छोटा। अब अगला सवाल आपसे आ रहा है, क्या आपको लगता नहीं है कि मूल रूप से, चूंकि हो सकता है कि जो बात आई है उस केस विशेष के संदर्भ में ही आई है, इतना तो तय है कि ब्राह्मण परिवार का लड़का और जिस जाति से यानी कि विश्वकर्मा परिवार की लड़की, दोनों में प्रेम संबंध, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि ये बात आई है, जग जाहिर है। बाद में उसने शादी से इनकार कर दिया। और संस्कृत में हम लोग स्कूलों में पढ़ते आए थे कि स्त्री रूपी रत्न अगर नीच कुल में भी पड़ी हो तो उसे अपना लेने में कोई दोष नहीं है। जिस प्रकार से सोना अगर कीचड़ में भी पड़ा हो तो उठा लेने में कोई दोष नहीं है। क्या इस मानसिकता के तहत वो कार्य किया गया जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ब्राह्मण दोषी है और चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी इन लोगों को फांसी पे चढ़ा दो? कैसा है? देखिए, ये जो उन्नाव वाली घटना का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे एक बजाय जाति लाने के एक लड़का और लड़की की कहानी शुरू होती है। और ये कहानी शुरू हो रही है 2017 से। 2017 के बाद 2018 जनवरी जो आता है, वहाँ से कहानी टर्न ले रही है। क्योंकि जब लड़की जो जाती है कोर्ट में और उसके बाद लड़का वायदा करता है कि हाँ हम आपसे शादी करेंगे, एफिडेविट बनता है। इसके बाद कहा यह जा रहा है कि अलग कमरा लेकर के वो दोनों साथ में रहे भी हैं। बात वहाँ से बिगड़ी है जब लड़के की नीयत बदल गई कि हम शादी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद से वो लड़की अपने बुआ के यहाँ चली जाती है, फिर दूसरा लड़का उसका चचेरा भाई शुभम शामिल हो जाता है, फिर रेप होता है और फिर ऐसे आरोप है ऐसा, ठीक है। वहाँ से कहानी टर्न ले जा रही। अब आते हैं हम जातिवाद पे। यहाँ की कहानी सिर्फ एक लड़का और लड़की की है, ठीक है। जातिवाद का क्या है कि वो ब्राह्मण परिवार वहाँ का गांव का प्रभावशाली परिवार है। उसकी माँ शांति देवी जो भी प्रधान हैं, और गांव में उन लोग की अच्छी इमेज है, ठीक है। इस परिवार की और उस परिवार की दोनों की बहुत अच्छे ताल्लुकात थे 3 साल पहले तक, और आना जाना था। वो परिवार, ब्राह्मण परिवार, इस विश्वकर्मा परिवार की हर योजना में मदद करता था जो सरकारी, बीबीसी की अभी रिपोर्ट में देख रहा था, ठीक है। तो उसमें ये बात सारी आ रही। गांव में कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। पुलिस कह रही है कि जब हम गए गिरफ्तार करने के लिए तो 5 अपने घर पे मिले, ठीक है। तो कोई भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद घर पे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कुछ जरूर इस कहानी में भी झोल है। आगे इन्वेस्टिगेशन होगा तब पता चलेगा। आप याद कीजिए, जब स्वामी चिन्मयानंद का मसला बहुत तूल पकड़ गया था तो ऐसा लगता था कि इसको चौराहे पे फांसी दे दो, ठीक है ना। और वाकई में वो फांसी देने लायक हैं, ठीक है। बट जो दूसरी कहानी निकल करके आई कि लड़की के बेशक वो शोषण कर रहे थे, लेकिन बाद में लड़की की नीयत बदल गई और अपने वो 3 दोस्तों के साथ मिल करके उस वीडियो के आधार पे उनको ब्लैकमेल करने लगी, तो वो भी अपराध कर बैठी। पता चलेगा आगे चल करके इस मामले में कुछ ऐसे ही झोल निकल करके आ रहे हैं। तो लबोलुआ भी ये है कि एक तो वो परिभाषा है कि जो ब्रह्म को जानता हो वो ब्राह्मण हो, और जो विष्णु के जितने अवतार हुए हैं 2 अवतार सबसे ज्यादा पूजे गए हैं। कौन? कृष्ण और राम। कृष्ण कहाँ पैदा हुए? यदुवंशी। और राम कहाँ पैदा हुए? राजपूत। ठीक है। तो पूजा कौन सबसे जाता है इस देश में? राजपूत। और राम और कृष्ण पूजे जा रहे हैं। ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए यदि जो व्यवस्था चली आ रही, इसी व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, तो फैशन बन गया है, गाली हो गया कि आप जितनी गाली दोगे उतना ही आप जो है मनुवाद के, ब्राह्मणवाद के विरोधी माने जाएंगे, प्रगतिशील कहलाएंगे। ये शौक लोग पूरा कर रहे हैं ऐसी घटनाओं की आड़ में। बहुत घिनौनी मानसिकता है। इस बच्ची को न्याय दिलाना इनका मकसद नहीं है। ऐसे लोगों का मकसद है अपने को चर्चे में रखना। लेकिन जिस व्यक्ति ने बात कही है वो भी अगड़ी जाति से ही आते हैं। अगड़ी जातियों में बहुत सारे लोग हैं ना, उनका दोहरापन नहीं देखे थे। जो छठ पे गए थे तो दौरा लेके घूम रहे थे और टीवी पे ज्ञान दे रहे थे, वो भी तो आपने देखा होगा ना, ठीक है। कि वो अंधविश्वास किस चीज का विरोध कर रहे थे? केंद्रीय रक्षा मंत्री ने जो वहां पे राफेल की पूजा की थी, उसकी स्वास्तिक बनाने की। अरे भाई, जो मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान, उसने कहा कि इसमें हर्ज क्या है यदि वो अपने हिसाब से पूजा कर रहे हैं तो। लेकिन वहां पे बैठ के आपको भाषण देना है और घर पे जा करके आपका दूसरा चरित्र दिखना है, ठीक है। इन व्यक्तियों के बारे में चर्चा करके इनको ज्यादा हम महत्व दे रहे हैं, महत्व देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो अपने मकसद में कामयाब है कि इस लाइन को लेकर के चलो तो तुम चर्चे में रहोगे, ठीक है। मसला यहाँ पे सिर्फ ये है, अपराध है और एक तरफ आरोपी पक्ष है, दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष है। पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए, वो चाहे किसी भी जात से बिलोंग करता हो, आरोपी पक्ष उसको सजा मिलनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। जी चलिए,
आप कुछ कहना चाहेंगे? ये हम मान लें कि वाकई जो बात कही गई है उसमें कोई दम है, या महज कोरी कल्पना है, बकवास है, कोई तथ्यों से इसका लेना देना नहीं है, या कुतर्क है, कह सकते हैं? तथ्यों से इसका कोई लेना देना नहीं है। और जो उन्होंने पत्रकार ने जो बातें कही थी, तो वो एक उनकी जो ओछी मानसिकता जिसको हम बोलेंगे वो वही है। लेकिन मैं अभी भी अपनी बात पे अड़ा रहूँगा कि जो ब्राह्मण हैं वो सदियों से जो दलितों पर शोषण करते नहीं, 500 साल पहले शोषण किया था, तो अब की पीढ़ी को हम उसके लिए दोषी ठहराएंगे? अब की पीढ़ी सुधरने को तैयार नहीं है ना। शहरों में स्थितियां बदल गई हैं, जैसा राम सर बता रहे थे कि हमारे यहाँ हमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में हम जाएंगे तो वो स्थितियां दूसरी हैं। अब जैसे इसी मामले में हम देख लें, उन्नाव वाले मामले में जो लड़का लड़की जो थे वो दोनों रिलेशन में थे, साथ में रहे भी, ये भी हुआ, लेकिन बाद में लड़के ने इनकार किया शादी से। तिवारी सर बता रहे हैं कि उसमें जो दोनों परिवार जो थे विश्वकर्मा, देखिए इनकार करना भी, अभी आप अगर गौर करें सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2 महीने पहले एक आया था, टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि शादी से मुकर जाना गुनाह नहीं है, वादा तोड़ देना। अगर प्रेमी और प्रेमिका ने वादा किया है कि शादी करूंगा और उसको तोड़ देता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये क्राइम नहीं है। तो ये अलग मसला है, ये क्राइम नहीं है, लेकिन शादी का झांसा देकर उसके साथ जो हुआ है वो तो गलत है ना। क्योंकि जो लड़के का परिवार था वो ब्राह्मण परिवार था, वो उच्च वर्ग। आपको कैसे पता चला शादी का झांसा देके हुआ है? शादी का झांसा देकर ही हुआ ना। अच्छा, तो आरोप है, तो चलिए वो आगे बात होगी। आखिरी टिप्पणी आप बता दें कि ये जो इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या हम माने कि ये सो कॉल्ड जो पढ़े लिखे लोग हैं, तथाकथित एक गुमराह लोग और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह की बातें कह के? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था, अब भी कहूँगा, अपराध का कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है, न किसी की जात होती है, न कोई धर्म होता है। मेरा सिर्फ यही कहना, मैं अब भी कहूँगा इस बात को, जिसने गुनाह किया उसे सज़ा मिले। अब इसमें आप जाति गोत्र निकालेंगे तो ये बहुत ही छोटी मानसिकता का काम है। चलिए आप भी बता दीजिए, पंडित जी लोग वाकई भटक गए हैं क्या? पंडित जी लोग भटके नहीं हैं। पंडित जी लोगों पे जितना पंडित जी लोगों को गाली देंगे उतना ही आपको फेम मिल रहा है। अभी भी शुरू में भी पंडित लोगों पे ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। जितना उनको गरियाएंगे उतना ही आप प्रगतिशील कहलाएंगे, उतना ही आपका एक वर्ग बनेगा, वो आपको दर्शक बनेगा, व्यूअर्स बनेगा। गरियाते रहिए, फेमस होते रहिए। ये वही सज्जन है जिन्होंने बनारस में जा करके ये एक बोतल नाले का पानी निकाल करके एक कार्यकर्ता को पिला दिया कि लो तुम्हें दम है तो पी के दिखाओ, गंगा साफ हो गई है। उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। ये इनकी पत्रकारिता, इनको मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह से। चलिए राम जी आप बताएं, क्या वक्त नहीं आ गया है कि वाकई ब्राह्मणों को लेकर एक तटस्थ समीक्षा हो और जो बातें, जो आरोप लगाई गई है उसमें थोड़ा बहुत दम तो हो सकता है? देखिए, बिल्कुल भी दम नहीं हो सकता, कोरी बकवास है ये। आपके घरों में पूजा करते हैं पंडित करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं पंडित करते हैं। जो ज्ञानी है वही पंडित है। मैं ये नहीं कहता कि जो पंडित जाति से बिलोंग करते हैं वही पूजा करते हैं। आप दिल्ली में चले जाइए, आप किसी भी, आप ठाकुर या आप जाट, वहाँ पर आपको पंडित के रूप में पूजा करते मिल जाएंगे। आप इस्कॉन टेम्पल में चले जाइए, वहाँ पर आपको ये नहीं कि वहाँ पे सिर्फ पंडित ही पूजा करते हैं, कोई भी जाके पूजा कर सकता है। जब मंदिर में उनको भेदभाव नहीं होता तो ऐसे कैसे भेदभाव हो सकता है? तो ये सब कोरी बकवास है, सब पॉलिटिक्स। चलिए आदर्श ये बताएं कि देखिए आप पत्रकार हैं, समाज पे पैनी नज़र रखते हैं, और अभी भी देखिए टेलीविज़न पे जो भी ब्राह्मणों का शो आता है, पंडित जी लोगों का, ज्योतिष का, धर्मशास्त्र का, कितनी टीआरपी रहती है। आप भी जब खबरें बनाते हैं कितने सारे लोग उस पर आ जाते हैं वेबसाइट पे देखने के लिए। ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने ब्राह्मणों ने खौफ दिखा करके बुलाया है अपने पास। आवश्यकता है समाज की ब्राह्मण, क्या हम कह सकते हैं? और इस तरह का आरोप ठीक नहीं है। देखिए, पहली बात तो जो टीवी पे आप दिखाने की बात कर रहे हैं, कोई टैरो के जरिए भविष्य बताता है, कोई कार्ड के जरिए, कोई किसी और। अंधविश्वास है, कोरा अंधविश्वास है। जो लोग इस अंधविश्वास को मानते हैं उनकी अपनी निजी चॉइस है। तो बहुतायत है, संख्या बहुत है। हमारे देश में गलत काम करने की संख्या बहुत है, क्योंकि देश की आबादी बहुत बड़ी है। इस सिर्फ आबादी या बहुत सारे लोग अगर एक गलत काम कर रहे हो तो उससे वो काम सही नहीं। मेरा सवाल तो ये था कि इतने सारे लोग ऐसे मौके पर प्रशंसक हो जाते हैं और जब सहूलियत नहीं होती तो आलोचक हो जाते हैं। मैं यहाँ पर देखिए, इसको हम, जैसा तिवारी सर की बात से मैं सहमत हूँ कि व्यक्ति विशेष की चर्चा पाने की जो मंशा है उसको कामयाब करेंगे अगर हम उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे। लेकिन
बात सिर्फ ब्राह्मणों तक महदूद नहीं है। बात यह है कि अगर आरोप करने जो अपराधी है वो सत्ता है उसके पास, जाति भी इस देश में एक सत्ता है, पैसा भी इस देश में एक सत्ता है, पावर भी इस देश में एक सत्ता है। जिसके पास सत्ता है और वो अगर अपराधी है वो बच जाता है, वो बच निकलता है। उसके साथ हैदराबाद जैसा इंसाफ नहीं होता, उसके साथ आप उस तरीके से पेश नहीं आते। आखिर कुलदीप सिंह सेंगर विधायक थे बीजेपी के, जेल में भले बंद हों, लेकिन उन्होंने इस उन्नाव वाली घटना से ज़्यादा बर्बर काम किया। उन्होंने उसके पूरे परिवार को मरवा दिया। ये उन्नाव वाली घटना भी 1 साल पुरानी घटना है। तो ये साफ, और गांव के लोग नहीं उठ के आ रहे हैं, तो ये भी एक मानसिकता होती है। गांव के लोग, गांव के प्रतिष्ठित सेंगर तो नहीं, सेंगर तो पंडित जी नहीं है लेकिन। नहीं, पर इस केस में, उन्नाव वाले केस में, अगर जो आप बात उठी थी कि गांव के लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं, वो नहीं खोलते हैं। नहीं, गांव के लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं।